और आइए अब देखते हैं आज की पहली खबर। आम चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपने अपने नफे नुकसान को ध्यान में रखकर सहयोगियों की तलाश में जुट गए हैं। तेलंगाना राज्य के गठन के चंद दिन बाद ही टीआरएस ने कांग्रेस के साथ विलय की संभावना से इनकार कर दिया है। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अपने बूते ही चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। We are ruling out the merger with the Congress now. Merger ledu. TRS will exist. TRS is going to fight the elections, and TRS will stand for the people. टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के इस बयान से साफ है कि तेलंगाना के गठन से पहले कांग्रेस का साथ देने वाली टीआरएस ने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। टीआरएस कांग्रेस के साथ अभी विलय के मूड में नहीं है। टीआरएस के इस यू टर्न से कांग्रेस को झटका लगा है। ऐसे में अब कांग्रेस के पास अकेले ही चुनाव में जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चुनाव में कांग्रेस की कोशिश होगी कि इस नए प्रदेश में बीजेपी को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका ना मिले। TRS should not merge with Congress. But at the same time, everybody was upset. Same KCR himself. When Telangana will give it, at that time my party will merge. He has openly told to Sonia Gandhi and also outside, right? But today he has changed he has taken a U-turn. Why he has taken a U-turn, I can't understand. टीआरएस ने कांग्रेस पार्टी पर संगठन तोड़ने का भी आरोप लगाया है। टीआरएस नेता टी हरीश राव का कहना है कि तेलंगाना को लेकर चंद्रशेखर राव की चिंताओं पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया है। आप पूरा पार्टी को मैच करना चाहते हैं, दूसरे तरफ से एक एक एमएलए को, एक एक एमपी को कांग्रेस पार्टी में खींचने से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो ऐसे तरीका नहीं होना चाहिए। अगर से आप पार्टी पूरा मैच होना बोले तो इट मस्ट बी ए थ्रू कॉन्फिडेंस एंड डायलॉग ओनली इट इज पॉसिबल। तेलंगाना गठन के बाद प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में अपनी जीत की उम्मीद कर रहे हैं। प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों में से 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। टीडीपी टीआरएस गठबंधन के खाते में 2-2 सीटें आई थी, जबकि एक सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीती थी। सूत्रों के मुताबिक टीआरएस ने लोकसभा चुनाव के बाद दूसरे दलों से गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता केशव राव की अगुवाई में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी भी बनाई है। राजकमल राव के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच चुनावी गठबंधन को अंतिम रूप अभी भी नहीं दिया जा सका है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तो कांग्रेस से तालमेल को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस में आरजेडी के प्रस्ताव पर अभी भी मंथन जारी है। वहीं जेडीयू ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव की लड़ाई कांग्रेस और आरजेडी मिलकर लड़ेंगे या नहीं, इस पर अटकलें अभी जारी है। हालांकि आरजेडी प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 11 सीटें देने के फैसले पर कायम है, लेकिन गठबंधन पर पार्टी ने मुहर नहीं लगाई है। 11 सीट कांग्रेस को हमने ऑफर किया था और एनसीपी को 1 सीट 12 सीट मैंने ऑफर किया था, उस पर हम कायम हैं। आगे बातचीत के सिलसिला में क्या कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया नहीं किया हमको जानकारी नहीं है। उधर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि गठबंधन के बारे में फैसला जल्द लिया जाएगा। बात चल रही है, बातचीत में कहीं भी कोई अवरोध नहीं आया है। बातचीत का एक पहलू सामने आया, दूसरा पहलू सामने आया, वो जो भी सामने आएगा वो बहुत जल्द समक्ष आ जाएगा। कांग्रेस आरजेडी के संभावित गठबंधन के साथ जेडीयू जुड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के साथ किसी तालमेल से फिर साफ इनकार किया है। कांग्रेस का और आरजेडी का जो चल रहा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जेडीयू के साथ कोई बातचीत नहीं है, हम लोगों ने शुरू से कह दिया। एलजेपी के एनडीए में शामिल होने और 11 दलों के गठबंधन में जेडीयू के जाने के बाद अब कांग्रेस आरजेडी के पास गठबंधन के सीमित विकल्प बचे हैं। ऐसे में दोनों दल 2004 के आम चुनाव की तरह इस बार भी गठबंधन की कोशिशों में जुटे हैं। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब हैं, हमारे साथ एम जगन्नाथन हैं जो कि टीआरएस के लीडर हैं, हमारे साथ मनोज कुमार झा हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं आरजेडी में, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी भी हैं और इसके अलावा हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर राज्यसभा टीवी के विशाल दहिया भी हैं। हम सभी से इस चर्चा को शुरुआत करें उससे पहले विशाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी हमने अपनी जो स्टोरी दिखाई उसमें कहा कि कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचे हुए हैं। वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस ये जो रास्ता अपना रही है ये उसकी फेल्योर के साथ जोड़ा जाएगा, उसकी लापरवाही के साथ जोड़ा जाएगा, या इसमें भी उसे कुछ हासिल होता हुआ दिख रहा है? देखिए अमृता, दोनों राज्यों की अलग अलग स्थिति है। अगर आप आंध्र प्रदेश और बिहार की बात करें तो पहले अगर हम तेलंगाना जो नया राज्य बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश से उसकी तरफ देखें तो जमीनी हकीकत की तरफ अगर नजर डाली जाए, पिछले लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की तरफ देखा जाए तो 2009 में कांग्रेस पार्टी को 17 जो लोकसभा सीट है तेलंगाना में उसमें से 12 सीटें मिली थी। टीआरएस टीडीपी के साथ मिलकर टीआरएस ने चुनाव लड़ा था, उनको 2-2 सीट मिली थी। अब की बार जो गठबंधन करने की जो राजनीति चल रही है कांग्रेस की, सीधे तौर पर एक ऑफर टीआरएस की तरफ से पहले था कि अगर अलग तेलंगाना राज्य बनाया जाता है तो मर्जर किया जाएगा, लेकिन अब टीआरएस का कहना है कि हम मर्ज नहीं करेंगे, लेकिन एक अलायंस करने की जो स्थिति है उसका विकल्प उन्होंने खुला रखा है। सीधे तौर पर ना ही टीआरएस ने अपने सारे दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद किए हैं, ना ही कांग्रेस ने टीआरएस के लिए अपने सारे दरवाजे बंद किए हैं। लेकिन ये दरवाजे न बंद करने के पीछे क्या रणनीति है, मैं टीआरएस के नेता से ही पूछ लेती हूँ। जगन्नाथन साहब, ये स्थिति लोगों को समझ में नहीं आ रही है। पहले तो आपने वादा किया था कि आप कांग्रेस में, मतलब टीआरएस कांग्रेस में विलय कर लेगी। संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं को ताक पे रखकर जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी ने तेलंगाना बिल पास कराया वो भी एक तरह से ऐतिहासिक ही था। उसके बावजूद अब आप लोग कह रहे हैं कि हम उस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। क्या यह अवसरवादिता नहीं है और इसके पीछे रणनीति क्या है? ये तो बिल्कुल नहीं है, ये अवसर राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये साफ है। यहाँ सही था कि चंद्रशेखर राव जी ने जब बातचीत हुई थी वायरल रवि से कहा था कि अगर सितंबर 30 तारीख 2013 तक का अगर एक निर्णय करे तो तेलंगाना देने में बिल्कुल वो टीआरएस को ने कांग्रेस में शामिल कर देंगे। मगर बातचीत होने के बाद उस तरफ से उनका तरफ से तो कोई जवाब आई नहीं और कुछ भी कदम उठाए नहीं कि तेलंगाना देने का। तभी चंद्रशेखर राव ने दिल्ली से जाते हुए कह दिया कि भाई हो गया आपसे जो हम वादा किए थे उसका खत्म। तो हम लोग 30 सितंबर तक तो वादा करे थे, डेट रखे थे, उस समय तक आप तो कोई निर्णय नहीं लिए। तो बाद में वहां से हैदराबाद चल के वहां से पार्टी कैडर से पूरा बातचीत करने के बाद तो अलोन सिंगल हैंडेड जाने के लिए वो तो तय करे थे। तो ये कैसा हो सकता, क्या कह सकते थे आप लोग जो बातचीत में आए सो आप निभाना पड़ा था, आपका फर्ज थी, आप निभाए नहीं। उसके अलावा ये बीच में जो हुआ, एक तरफ आप तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दूसरी तरफ बैक स्टैप करने का, जो एमएलए शामिल करो, जो टीआरएस से गए थे। लेकिन जगन्नाथन साहब, आपने कहा कि आप लोगों ने अपना फर्ज निभाया, ये किस तरह का फर्ज है? आपके नेता की तरफ से एक बयान इस तरह का भी आया है, आप उसको सही कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूं तो, कि चुनाव बाद जो पार्टी जीतेगी उसके साथ हम सोचेंगे कि आगे बढ़ा जाए कि नहीं, गठबंधन में जाया जाए कि नहीं। अगर मान लीजिए चुनाव बाद कांग्रेस की सरकार नहीं बनती हुई दिखती है तो फिर क्या आप लोग बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ चले जाएंगे? ये तो हमारे लीडर ने साफ कह दिया, तो डोर्स कांग्रेस के लिए भी ओपन रखा है। एक तो हम लोग विलीन नहीं होंगे, मगर तो अलायंस के लिए हम ओपन है। और ये भी कहे कि तो हमारा 2 मकसद था ये तेलंगाना एजिटेशन चलाने का। एक था कि तेलंगाना हासिल करना, दूसरी तेलंगाना डेवलपमेंट है। अब तेलंगाना डेवलपमेंट की तरफ हमारा एक स्पेशल एजेंडा है टीआरएस की तरफ से। अगर हम वो एजेंडा पे चले तो तेलंगाना को जैसा हम चाहे, जैसा तेलंगाना लोग चाहे वैसा डेवलप कर सकते। अब इतने साल से कांग्रेस का हुकूमत चल रही है, जो क्यों पिछड़े हो गया तेलंगाना? तो किस लिए तेलंगाना लड़ाई लड़ना पड़ा हमारे को? तो इसलिए चंद्रशेखर राव जी ने ये ओपन रखा कि अगर कांग्रेस पार्टी को, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए जगन्नाथन जी कि इसी कांग्रेस पार्टी ने भले ही
भले ही तेलंगाना पिछड़ा राज्य रहा आपके हिसाब से, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को तेलंगाना राज्य दिलाया है, इसको मत आप लोग भूलेगा। मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास आना चाहती हूँ। मनोज जी, एक तरफ तेलंगाना का मुद्दा है जहाँ पर सुनिए ये इसका जवाब मेरे को देना पड़ता, क्योंकि ठीक है, आप सवाल उठाने के बाद अगर मेरे को मौका भी देना, ठीक है, आप जवाब तो दे ये दीजिए। ठीक है। तो कांग्रेस ने दी, कब दी कांग्रेस कब दी? 1100 से लेके 1300 बच्चे आत्मार्पण कर दिए हैं। तो इसके बाद देने क्या मकसद है? अगर आपको देने का है तो 2004 में आप ऐलान की थी, सोनिया गांधी ने कहा था हमारे को तेलंगाना देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों नहीं दिए तब वो? और इतना लड़ाई लड़ने के बाद, 13 साल लंबा लड़ाई लड़ने के बाद 1300 बच्चे आत्मार्पण करने के लिए, तो मैं कांग्रेस के नेता से पूछूंगी, मैं कांग्रेस के नेता से जरूर पूछूंगी कि आप लोग जो ये बातें आज कर रहे हैं, ये क्या पिछले 5 सालों के दौरान भी इसी तरह का मूड आपका था? लेकिन मैं अब आरजेडी के प्रवक्ता के पास आना चाहती हूँ। मनोज जी, आपने देखा तेलंगाना के लोगों की भावनाएं किस तरह की हैं और टीआरएस के लोग गठबंधन को लेकर किस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी पार्टी है, आप लोगों का एक स्वाभाविक गठबंधन बन सकता है। 2004 से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच एक बेहतर तालमेल दिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर भी गठबंधन फलीभूत नहीं हो पा रहा है? मतलब अभी अस्तित्व में आता हुआ कहीं नहीं दिख पा रहा है। क्या कमियां और क्या संकट नजर आ रहा है इसमें? 2-3 चीजें हैं अमृता जी इसमें। बहुत ही इसके मतलब अवयव हैं किसी भी गठबंधन के। पहली चीज है कि मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का ये जो 2014 का आने वाला चुनाव है, ये पीछे के चुनावों से काफी अलग है। और ये लगातार हम कह रहे हैं कि गांधी की हत्या के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें शायद जमहूरियत, डेमोक्रेसी अपने कैरेक्टर को चुनने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक खास किस्म की बयार बहाने की कोशिश की जा रही है और वो बयार इस मुल्क के कैरेक्टर से मेल नहीं खाता, उसके चरित्र से मेल नहीं खाता। अब क्या है कि हर क्षेत्र में उस लड़ाई को लड़ने के लिए किसी दल के पास विरासत है, और वो बिहार के संदर्भ में आप हमें 5 अवगुण ढूंढ सकती हैं, लेकिन बिहार के संदर्भ में इस मुद्दे पर जो लड़ाई है उसकी जो मेजर खाती है, विरासत है, वो हमारे साथ है। हमारा हमेशा ये कहना था, और बावजूद इसके कि हम खुद भी बहुत सक्षम थे, हम लगातार बोलते रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते रहे कि चूंकि कांग्रेस का अखिल भारतीय प्रेजेंस है तो उसको इस अलायंस में हम शामिल करना चाहते हैं। अब क्या है कि गठबंधन आज की डेट में इसलिए भी आवश्यक है कि आपको ये तय करना है कि मैंने जैसा कहा, आम चुनाव पिछले चुनाव की तरह नहीं है, आप कहीं भी उन वोटों का बंटवारा ना होने दे, क्योंकि ये नाइंसाफी होगी, सिर्फ हमारे दल के लिए नहीं, तमाम उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं इस पोस्चरिंग से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं जी। लेकिन गठबंधन की कोई भी बातचीत अनंत काल तक नहीं चल सकती, और कोल्ड स्टोरेज में रखने से गठबंधन में सीटें बढ़ती नहीं है, समर्थन बढ़ता नहीं है। जी मनोज जी, आपने कहा कि गठबंधन की कोई भी बातचीत अनंत काल तक नहीं चल सकती है, और अब जबकि कल चुनाव की घोषणा होने वाली है, चुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है, आखिर कांग्रेस पार्टी अब किस वक्त का इंतजार करिए? मैं मीम अफजल साहब को इसमें शामिल करना चाहती हूँ। मीम अफजल साहब, दोनों सहयोगियों की आपने बात सुनी। छोटी टिप्पणी कर दूं जी अमृता जी, एक छोटी टिप्पणी जी। मीम अफजल साहब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि एकदम माइक्रो मैनेजमेंट वाले इश्यूज पे बातचीत चल रही है और बहुत जल्द सार्थक नतीजे आ जाएंगे। ये मैंने आपको पृष्ठभूमि इसलिए बताई क्योंकि ये आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक गठबंधन को सामाजिक गठबंधन में तब्दील होना पड़ेगा और उसके लिए वक्त चाहिए, नहीं तो आप मोमेंटम लूज कर जाते हैं। लेकिन वो सामाजिक गठबंधन कब? अब जबकि चुनाव एकदम सिर पे हैं, चुनाव का ऐलान होने जा रहा है, तब भी अभी तक असमंजस में ही दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। मैं मीम अफजल साहब को शामिल करना चाहूंगी। अफजल साहब, ये जो टीआरएस के नेता की बात सुनी आपने और आरजेडी के नेता की बात सुनी, सवाल यही है कि आखिर सहयोगियों से संवाद में कहां पर मुश्किल आ रही है? क्यों नहीं ये संवाद सफल हो पा रहे हैं और क्यों नहीं आप लोग अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं? अमृता जी, मैं आपको ये कहूंगा कि यहाँ पर काफ़ी सीनियर लोग बैठे हुए हैं और आप जानते हैं कि हर चुनाव से पहले जी इस किस्म के गठबंधन जो होते हैं उसमें बातचीत होती है, लेकिन अगर मीडिया बहुत फास्ट हो गया है,
पहले खबर सारे दिन होती थी, उसके बाद अगले रोज प्रिंट मीडिया में सामने आती थी। आज हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड एक खबर नई आती है। इसलिए मीडिया की तरफ से ये बात थोड़ी सी कही जाती है कि इसमें देर क्यों हो रही है। मैं समझता हूँ कोई देर के साथ आप लोगों को किस तरह से तैयार होना है। नहीं, वो तो बात सही है आपकी। नहीं, लेकिन वो आप ये बताइए कि जनता भी बहुत तेजी से चीजों को समझ रही है और ग्रहण कर रही है। मनोज जी ने जो बात कही, मीडिया के जरिए आम जनता को भी सूचनाएं बहुत तेजी से मिल रही है और आम जनता भी अपनी भावनाएं या अपना विचार बहुत तेजी से मैं वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। लेकिन जी देखिए, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि ये सवाल बहुत ही जरूरी सवाल आपने पूछा है। पहले तो मैं हमारे जो भाई बैठे हैं टीआरएस के, उनको ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो बातें कही हैं उसके बारे में खुद आपने तबसरा कर दिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने पूरी ईमानदारी के साथ किया। आप कह रहे हैं कि 10, 11, 12, 13 साल से कुर्बानी दी गई और ये सब हुआ। मैं 10, 12, 11 साल की बात नहीं करता हूं। मैं ये कहता हूं तेलंगाना का जो मसला 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब इसको इस वक्त होना था, ये तय था और यही वक्त उसका तय था। और बहरहाल हमने किस मुश्किल और डिफिकल्टी से इस काम को किया है ये तेलंगाना के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और इस वक्त टीआरएस ने जो रवैया इख्तियार किया है, मैं समझता हूं कि सियासत में उस किस्म के रवैये से, चूंकि आपने कहा था कि जो हमने पार्टी बनाई है वो तेलंगाना बनने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी और हम इसको मर्ज कर देंगे। लेकिन आज जबकि रिजल्ट आ गया, तेलंगाना बन गया और उसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल है और आप लोगों ने भी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो रोल इसमें कांग्रेस पार्टी का है उससे कोई इनकार पूरे हिंदुस्तान में कर नहीं सकता है। लेकिन वो जो आपने मर्जर वाले बात पर घूम गए हैं, तो बहरहाल मेरा ख्याल है उसे करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपने किया भी है तो हम ये मान के चलते हैं कि लोगों को फैसला करना है कि तमाम गठबंधन की कोशिशें आपके हाथ से तो भी लोग फैसला करेंगे, नहीं करेंगे तो भी फैसला करेंगे। हम सब चीजों के लिए तैयार हैं। मीम अफजल साहब सिर्फ ये बता नहीं, हमारे हाथ से कोई चीज नहीं फिसल रही। देखिए, फिसलती जब है जब आवाम के हाथ में जाने के बाद फिसले कोई चीज। पॉलिटिकल पार्टी के हाथ से फिसलना कोई मायने नहीं रखता, हमारे हाथ से या किसी और के हाथ से। अमृता जी, जहां तक बिहार की बात कही, अमृता जी, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। दीजिए, आपके पास आते हैं इसके बाद जगन्नाथ जी। हमारा जो जी, ओके प्लीज, मैं तो जब आप बोल रहे थे बोला नहीं था। जी बोलिए। तो मेरा कहने का मतलब ये, बिहार के अंदर जो बोलिए चल रही है बातचीत, वो मेरा ख्याल है आज या कल तक मैं समझता हूँ कल तक बिल्कुल फैसला कुन बात सामने आ जाएगी और कोई देर नहीं हुई है। कल आप देखेंगे कि सुबह 10:30 बजे इलेक्शन का ऐलान होगा और इसमें बहुत ही पॉजिटिव अंदाज की बातचीत चल रही है। मुझे तो कम से कम नहीं लगता कि इसके अंदर कोई परेशानी है। लालू जी को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लालू जी हमको भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चलिए, आपकी उम्मीद बरकरार है, लेकिन देश की जनता को ये लग रहा है कि इसमें देरी हो रही है। जगन्नाथन साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस एक ही मिनट। तो अफजल जी ने कह रहा था हम तो यू टर्न ले लिए है, मगर ये भूल गए कि हमने एक डेडलाइन रखी थी हम लोग 30 सितंबर तक अगर तय करे तो हम शामिल करेंगे, विलीन करेंगे पार्टी। तो करे नहीं, वो तेलंगाना दिए नहीं। तो उसके बाद में हमारे चंद्रशेखर राव जी ने साफ कह दिए कि अब से विलीन करने का समस्या पैदा होता है नहीं, हम अकेले चलेंगे। एक बयान को इसके बनाकर सामने ला रहे हैं। जगन्नाथन साहब, मैं आपके पास लौटती हूँ। मैं नीरजा चौधरी को इस चर्चा में शामिल करना चाहती हूं। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। जो आपने कहा है असल चीज है तेलंगाना, ना के डेट। जी, डेट की कोई अहमियत नहीं है, तेलंगाना की अहमियत है। असलियत जानने की कोशिश करिए। असलियत क्या है, हम इसी पे बहस करना चाहते हैं। मीम अफजल साहब और जगन्नाथन जी, असलियत क्या है, इससे हम बहस करना चाहते हैं। बात निभाई नहीं, नई बात हो गई, आप लोग बात नहीं निभाई नहीं। और आप खुद भी जानते हैं क्या परिस्थिति कर लिया। मैं नीचे कितना विद्रोह इसका हुआ है, कितने लोगों ने मुखालफत की है। डेडलाइन आपको दिया था, वो टाइम हमारा ऑफर था, वो ऑफर को आप निभाए नहीं। जगन्नाथन साहब, आपने अपनी बात कह दी है और ऐसे कह रहे हैं जैसे तेलंगाना बहुत बात की चीज है।
तेलंगाना की कोई अहमियत नहीं है, आपकी डेट की बड़ी अहमियत है। मीम अफजल साहब धैर्य रखिए, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। नहीं जी आप जगन्नाथन जी, मैडम मैं सोनिया आपको खुद कही थी। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। नीरजा चौधरी, दरअसल बात ये है कि एक तरफ दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि हम करना चाहते थे अलायंस, हम जुड़ना चाहते थे एक दूसरे से, टीआरएस करिए हम विलय करना चाहते थे, लेकिन उसका वक्त निकल गया और क्योंकि वक्त निकल गया इसलिए हम अब अलग रास्ते देख रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि चुनाव के बाद हम गठबंधन कर लें। ये किस तरह की अपॉर्चुनिज्म की राजनीति आप देख रही हैं, और क्या कांग्रेस के लिए इसमें कुछ आपको हासिल होता हुआ भी दिख रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि माया मिली न राम, न टीआरएस से गठबंधन हुआ, न बिहार में कुछ मिलता हुआ दिख रहा है? ये किस तरह की राजनीति चल रही है? देखिए, बहुत ही अजीब स्थिति है। भाजपा एक तरफ छोटी छोटी पार्टी से भी अलायंस कर रही है, चाहे उड़ीसा ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, बिहार में पासवान ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, वो अपनी जगह कर रहे हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ जहाँ पका पकाया था, लोग कहते थे 17 की 17 सीटें स्वीप करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपस में ये लड़ेंगे। फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये आगे बताया जाएगा। टीआरएस जो कह रही है कि हम सितंबर में अगर करते तब हम शामिल होते, ये तो बेकार की बात है। क्या इन्होंने ये जाहिर किया था पहले तेलंगाना बिल को पास होने से? हमने तो नहीं देखा कि उन्होंने ये कहा था कि सितंबर के बाद ये सवाल ही नहीं होता। उस समय लोग कहते थे कि चंद्रशेखर राव कभी नहीं मर्जर करेंगे, हो सकता अलायंस करें। ठीक है, अब अलायंस करना है, उसमें भी आगे बात नहीं बढ़ती। और ये भी सही है कि टीआरएस भाजपा से भी अपने चैनल्स खोल के रखे हुए हैं, लेकिन बहुत मुसीबत होने वाली है। वो चाहेगी कि हम मैक्सिमाइज करें अपनी सीटों को, एनडीए की सरकार बनती है तो उसमें शामिल हो, लेकिन अगर वो तेलंगाना में सरकार बनाना चाहती है और कांग्रेस के साथ ही बनाना पड़ेगा, तो वो उसको तोड़ के एनडीए के साथ कैसे जाएगी, मेरी समझ में नहीं आता। पर उसको भूल जाइए। बिहार में देखिए, एक पार्टी एक टाइम तो दोनों हाथ में लड्डू थे, आज एक भी लड्डू नहीं दिख रहा है कांग्रेस के हाथ में। मतलब ये समझ नहीं आता है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया के लिए किस तरह का मिसमैनेजमेंट है ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो इसमें माहिर मानी जाती है, इस तरह की गलतियां कैसे कर रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है क्योंकि मीडिया में लगातार खबरें आ रही है, इसलिए आप लोग को बहुत तेजी से लेकिन ये भी सही है कि लालू प्रसाद यादव जो उनको सीटें दे रहे हैं, वो सारी नीतीश कुमार की स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। वो ऐसे सीटें नहीं है जहां के वो जीत सकते हैं। और लालू जी का भी अल्टीमेटम देना कि भाई 3 बजे तक आप करिए, मतलब पार्टियां एक दूसरे के साथ इज्जत के साथ पेश नहीं आएंगी। अल्टीमेट की भाषा होगी अल्टीमेटम की। तो मैं अल्टीमेटम की भाषा पे बात करूं आरजेडी के, उससे पहले एक सवाल मैं विशाल दहिया आपसे जरूर जानना चाहती हूं, और आप कांग्रेस बीट लंबे समय से कवर करते रहे हैं। ये कांग्रेस के अंदर टीआरएस को लेकर किस तरह की रणनीति चल रही है? क्या वो वाकई जैसा अभी नीरजा ने कहा कि आपस में लड़ने के मूड में है तेलंगाना में, या फिर आपस में लड़के बीजेपी को दूर करने के मूड में है? क्या उनके अंदर रणनीति चल रही है आखिर टीआरएस को लेकर? देखिए अमृता, कांग्रेस और टीआरएस का गठबंधन ना होना निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। जैसे कि नीरजा जी ने कहा कि अगर इस तरीके की कोई स्थिति होती तो शायद 17 सीटों पे अच्छा प्रदर्शन दोनों पार्टियों को मिलकर हो सकता था, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है जिसमें मर्जर नहीं हो रहा है, शायद ऐसा लग रहा है कि प्री पोल अलायंस भी नहीं होगा, तो उस स्थिति में अगर आप सीधे तौर पर देखें तो जो लड़ाई होगी वो कांग्रेस और टीआरएस के बीच होगी, और जो विपक्ष की जो भूमिका है वो शायद उस भूमिका को निभाने के लिए, उस गैप को निभाने के लिए, उस गैप को भरने के लिए शायद वो एक स्थिति ऐसी हो सकती है जहां पर कांग्रेस और टीआरएस दोनों को विधानसभा चुनाव जो होंगे शायद उसमें फायदा हो। क्योंकि अगर कांग्रेस की रणनीति देखें तो सीधे तौर पर कांग्रेस की रणनीति इस समय लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन टीआरएस के नजरिए से देखें तो टीआरएस के लिए विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 119 सीटें हैं तेलंगाना में, जिसमें से कांग्रेस को पिछली बार 49 मिली थी, 34 टीडीपी को मिली थी, और अगर टीआरएस की बात करें तो उनका आंकड़ा 20 से ऊपर का नहीं था। निश्चित रूप से टीआरएस इस वक्त चाहेगी कि वो अपने आप को जो जमीनी स्थिति है उसमें इस तरीके से मजबूत करे कि वो तेलंगाना में सरकार बनाने की स्थिति में आ पाए या फिर किंग मेकर की भूमिका निभा पाए। तो दोनों ही पार्टियों की जो राजनीति है वो शायद इस वक्त
अलग अलग तरह की राजनीति है और इसीलिए ये जो एक तरीके से कहा जाए कि आपसी लड़ाई जो इन दो पार्टियों में दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से फायदा किसी और को हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे कि नीरजा जी ने कहा कि समय बताएगा कि किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो दोनों पार्टी की रणनीति अलग है। पार्टियों का ध्यान इस समय लोकसभा या खास तौर से टीआरएस का ध्यान इस समय लोकसभा चुनाव से ज्यादा माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव पर ज्यादा है। मैं जगन्नाथन साहब से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग का मकसद ज्यादा विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करके पेश करने का तो नहीं है और इसलिए आप लोग कांग्रेस से अलग दिखना चाहते हैं? अमृता जी, ये तो है हम लोगों को मजबूत विधानसभा में करने का है, अब लोकसभा सीट भी जीतने का है हमारा। हाँ। क्योंकि जो हम दो मकसद थे, हम तेलंगाना लड़ाई लड़े थे, एक हासिल करना, दूसरा डेवलपमेंट करना। हासिल करने के लिए हमारे को इतना बहुमत मिलेगा वो आप लोग ताजुब हो गए बाद में। खैर नीरज जी कहा था ये बेकार होते हैं, तो उनको कहना नहीं था, बेकार बेकार उस शब्द इस्तेमाल करने का नहीं था, फिर भी कह दी तो मान लेते, तो देख लेते। अभी तो चुनाव तो एक आध महीने में हो जाएगा। हमारे को इतना विश्वास है कि जो रवैया वहां पर चल रही है, हम पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे। कि आपने लंबी लड़ाई लड़ी, मांग की और कांग्रेस पार्टी ने आपको तेलंगाना राज्य दिलवा दिया, लेकिन आप लोग अपने वादे से उलट गए, मुकर गए। ये देश की जनता देख रही है। आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो आगे आने वाले वक्त की बात है। मैं मीम अफजल साहब आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम टीआरएस के मसले से थोड़ा आगे बढ़े और आरजेडी की बात करें, बिहार के जवाब देने को मौका देते नहीं। जी, आपने अपनी बात कह दी, इसलिए मेरे पास वक्त की कमी है। मैं चाहती हूँ मीम अफजल साहब को इसमें शामिल करना। नहीं, देखिए आपने हम बोलने के बाद टिप्पणी करते हैं, फिर उसको तो जवाब देने को मौका देते नहीं, ये बेइंसाफ है ये। नहीं, मैं इस टिप्पणी का जवाब मीम अफजल साहब से लेना चाहती हूँ। वो कमेंट का जवाब देने का मौका देना हमारे। चलिए ठीक है, आप अपना जवाब दे लीजिए। ठीक है, आप अपना जवाब ये भी बोल रहा हूँ 2014 में ये साबित होगा कौन किनका बेकार बात है, क्या बेकार है, तो वो आम जनता ही साफ करेंगे आप। ठीक है मीम अफजल साहब। अभी तो 2014 में बहुत दिन है, ये टेलीविजन की बहस है, यहाँ तो रोज बहस होती है और हर मिनट पर बहस होती है। मीम अफजल साहब, आप बेहतर टेलीविजन को समझ रहे हैं, बावजूद इसके आपकी पार्टी शायद टेलीविजन को नहीं ठीक से समझ पा रही है और तेजी से जो वक्त चल रहा है उसको उस तरह से नहीं समझ पा रही है। और शायद इसी वजह से बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से देर क्यों हो रही है आरजेडी के साथ गठबंधन करने में, क्योंकि देश ने देखा कि किस तरह से आप लोग एक बने बनाए गठबंधन जिसमें एलजेपी भी शामिल हो सकती थी, उसको खो दिया, उसको गवा दिया। आज वो एनडीए के साथ जा चुका है। कहीं ऐसी स्थिति आरजेडी के साथ ना हो जाए कि आप लोगों को अलग चुनाव लड़ना पड़े 2009 की तरह से। देखिए अमृता जी, जिसमें हमारा किसी हद तक जो कसूर है कुछ कम है, मैं अभी इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। रामविलास जी क्यों गए, उनकी सियासत किस किस्म की है, ये हमको पहले भी पता था, आज भी पता है और आगे भी पता होगा। नीरजा जी यहाँ बैठी हुई हैं, मनोज भाई भी बैठे हैं। हम लोग जाहिर है टेलीविजन पर बहुत सारी बातें डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसको ऐसे ही होना था और इसमें एक बहाना तलाश कर लिया गया कि साहब कांग्रेस ने शायद कुछ देर कर दी। देखिए, कुछ लोगों की राजनीति सिर्फ सत्ता की राजनीति है और उसूलों की बात नहीं है। अभी हमारे टीआरएस वाले भाई भी जो कह रहे हैं कि अभी तो महीना भर है, सब रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा उनसे, मेरे भाई से, कि अगर आपने ऑप्शंस खुले रखे हैं तो आप बेसिकली आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट आपका नहीं है तेलंगाना के साथ। आपको यह समझ लेना चाहिए तेलंगाना में कौन लोग रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना पहली स्टेट है भारत की जिसको कह सकते हैं कि वीकर सेक्शंस की ये पहली स्टेट है जिनकी मेजॉरिटी है आज इस स्टेट के अंदर, थंबिंग मेजॉरिटी है जिसकी। और वो लोग ये बात देख रहे हैं कि आपने ऑप्शन किन लोगों के साथ खुले रखे हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इशारा काफी है। अवाम बहुत समझदार हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब दो घोड़ों की सवारी करता आदमी तो वो एक भी घोड़ा साथ नहीं रहता, बीच में गिर जाता है। हमारे पास तो उस सिचुएशन से बदलने की जरूरत है, उस सिचुएशन से बचने की जरूरत है टीआरएस को। मीम अफजल साहब, हमारे पास वक्त की बहुत कमी रह गई है। मनोज झा जी, जिस तरह से मीम अफजल साहब कह रहे हैं, छोटी टिप्पणी करूंगा जी।
नहीं आप पूछ लीजिए फिर। नहीं, मैं यही पूछना चाह रही थी कि मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा है कि वक्त आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी वक्त में कोई ऐसी देरी नहीं हुई है। लेकिन जो नीरजा ने सवाल उठाए थे उसको मैं जानना चाह रही थी कि नीरजा का ये कहना है कि आपकी पार्टी 11-12 सीटें भले ही देने के लिए तैयार है, लेकिन ये वो सीटें दे रही है जिस पर कांग्रेस कंफर्टेबल नहीं है। वो हो सकता है ना जीत पाए, वो नीतीश कुमार की सीटें हैं, इसलिए शायद सीटों को लेके आप लोग कुछ लचीला रुख दिखाएंगे क्या, ताकि गठबंधन हो सके? नीरजा जी की बातों से मैं इत्तेफाक बिल्कुल यहां नहीं रखता हूं, और मैं इसके पीछे दो कारण बताऊं। ये जो सीटों की बात है, ये संभवतः बिहार में भाजपा जदयू के बिखराव के बाद अगर आप किसी भी अपने रिपोर्टर को भेजें तो सीधी लड़ाई भाजपा बनाम राजद है, और ये वहां का कॉमन सेंस है, सब लोगों को पता है कैसा हो रहा है। और खुद लालू जी ने इस बात को बार बार कहा कि ये लड़ाई एक दो व्यक्ति की नहीं है, एक दो सीटों की नहीं है, क्योंकि अगर मजबूत राजद है तो वो कांग्रेस के पक्ष में, जब हम कमजोर थे तब भी हम कांग्रेस के पक्ष में खड़े रहे, और अल्टीमेटम की जुबान तो कम से कम राजद ने कभी नहीं बोली। अगर लगातार हम कंसिस्टेंटली एक पोजीशन लेके रहे तो हमें पता है कि 14 में कौन से खतरे हैं। हम बाकियों की तरह लहर, जो कृत्रिम लहर देख करके और कृत्रिम कश्ती देख करके दरिया नहीं पार करते हैं, हौसलों से दरिया पार करने वाला दल है। और ये बात कांग्रेस को समझना चाहिए, क्योंकि अखिल भारतीय पार्टी है। आप कह रहे हैं कि आप लहर से नहीं, आप हौसलों से जीत और दरिया पार करने की पहल करते हैं। लेकिन नीरजा, मैं एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहती हूँ, वो ये कि 2004 में भी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने अपना गठबंधन बनाया था और गठबंधन में दोनों पार्टियां चुनाव में लड़ी थी। उस समय भी कांग्रेस की कोई बहुत उज्जवल स्थिति तो बिहार में थी नहीं, अभी भी कोई बहुत उज्जवल स्थिति नहीं है। क्यों नहीं कांग्रेस थोड़ा सा समझौता करके उसके साथ जाती है? अदरवाइज जहां से हमने शुरुआत की थी कि न माया मिली न राम, दोनों ही गठबंधन के जो रास्ते थे वो फिसलते चले जा रहे हैं। अगर यूपीए की बात करें तो अगर यूपीए 2 की बात करें, 18 दल थे साथ, आज 10 दल छोड़ के जा चुके हैं। और कहीं चुनाव के से पहले जो गठबंधन की बात करें उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई तैयारी नहीं है जाने के साथ। तो ऐसी स्थिति में एक दल है जो वैचारिक रूप से उसके साथ है, थोड़ा समझौता करके उसके साथ चले नहीं जाना? मैं एब्सोल्युटली एग्री करती हूँ आपसे, क्योंकि कांग्रेस के पास जमीनी पकड़ बिहार में नहीं है, ये एक हकीकत है, और उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमजोर हो गया है, और गठबंधन के बिना कुछ चारा नहीं है। लेकिन ये भी है कि कांग्रेस के साथ जो भी हाथ मिलाएगा उसको साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि माइनॉरिटीज में ये फीलिंग होगी कि अगर कोई नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी को टक्कर दे सकता है नेशनली तो कांग्रेस ही होगी, छोटी मोटी पार्टियां नहीं होंगी अलग से। तो दोनों के हित में है इकट्ठे होना। तभी लालू जी इतने समय से कांग्रेस के साथ चाह रहे थे गठबंधन, और नीतीश कुमार भी चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं एग्री करती हूँ आपसे, ये आज की हकीकत है कि दोनों को एक साथ ये सॉर्ट आउट करना चाहिए। जी, और आज की हकीकत गठबंधन की राजनीति भी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपनी तरफ से क्या पहल कर पाती है, और क्या ये जो आरजेडी के साथ गठबंधन की बातें कही जा रही हैं वो फलीभूत हो पाती हैं कि नहीं। टीआरएस ने तो अपनी तरफ से साफ इनकार कर दिया है कि वो फिलहाल किसी तरह का विलय नहीं करेगी। गठबंधन भी तब करेगी जब चुनाव के बाद स्थितियां सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी आज की हमारी पहली खबर।